हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यहाँ पे हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया का जो सेकंड वाला आपका पार्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारी MHI 111 की लाइव क्लासेस से तो आप हमारे चैनल स्कॉलरली माइंड्स लाइव को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके लिए 2 रिवीजन लेक्चर्स लेकर आऊंगी MHI 111 के, जिसके अंदर हम वेरियस जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। साथ ही साथ लाइव क्लास के अंदर आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उन्हें पूछ भी सकते हो। उसके अलावा ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर से अगर आप खरीदना चाहते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स को, जिनके साथ आपको यूट्यूब का जो मटेरियल है वो भी मिल जाता है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे जस्ट एक हाई सेंड करना है, सारी डिटेल्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, सो पार्ट 1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपके जो बाकी के एग्जाम्स हैं लाइक 109 108 अच्छे गए होंगे। फ्यूचर के एग्जामिनेशंस के लिए आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जहां पे आपको बताने हैं दोस्तों पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन के क्या पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं डेक्कन के रीजन में, इन द मेडाइवल डेक्कन। सो डेक्कन का जो रीजन है आज के समय में, जहां आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश देखते हो ना, ये जो रीजन है ये आपका दक्कन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और यहाँ पे नगरीकरण हमें देखने के लिए मिलता है। अर्बनाइजेशन इन डेक्कन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यहाँ पे पॉलिटिकल पावर, ट्रेड, मिलिट्री नीड्स, रिलीजियस सेंटर्स, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो बात हो रही है मेडाइवल टाइम पीरियड की, ध्यान रखना। तो जो दक्कन है, दक्कन में जो सल्तनत थी आपकी, वहां पे मेजर अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, जैसे दौलताबाद, बीदार, गुलबर्ग, बीजापुर, ये सारे हब्स के रूप में थे। तो दक्कन सल्तनतों की राजधानियां प्रमुख शहरी केंद्र बन गई थी। ये सारे आपके केंद्र हैं जहाँ पे महलों, दरबारों, बाजारों, अधिकारियों की उपस्थिति ने नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। तो पहली चीज आप समझ रहे हो कि पहला क्या काम हो रहा है कि जो सिटीज हैं, सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हो रहा है सिटीज का। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, जो भी मतलब कैपिटल्स हैं, मेजर कैपिटल्स हैं, वो हब के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। वहां पे बड़े बड़े पैलेस हैं, कोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, ये सब है, जिससे कि जो अर्बन ग्रोथ है वो बढ़ रही है। काफी सारी जो सिटीज हैं वो कहाँ डेवलप हो रही हैं, अराउंड द फोर्ट। तो फोर्टिफाइड सिटीज थी, जैसे कि दौलताबाद, गुलबर्ग, जो मेजर हम देखते हैं कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के रूप में काम किया करती थी। तो अनेक जो नगर हैं वो किलों के आसपास विकसित हुए। दौलताबाद और गुलबर्ग जैसे दुर्ग नगर सैन्य मुख्यालय थे। सैनिकों, कारीगरों, व्यापारियों की बसावट से इन नगरों को विकसित किया गया था। फिर दक्कन में जो अरेबियन सी रूट्स हैं वो कनेक्टेड थे, तो हॉर्स ट्रेड, टेक्सटाइल्स, डायमंड, स्पाइसेस। तो व्यापार के जो सेंटर के रूप में जहां पे भी व्यापार होता है वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलती है, ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, कमर्शलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो दक्कन अरब सागर के व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। घोड़े, वस्त्र, हीरे, मसाले, धातुओं का व्यापार यहाँ पर विकसित हुआ। नगर उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले प्रमुख बाजार बन जाते हैं। तो एक लिंक होता है नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया के लिंक के रूप में भी ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज थी यहाँ पर। देन मिलिट्री बेस्ड अर्बनाइजेशन था, ट्रेड और कमर्शियल सेंटर्स के रूप में ये काम कर रहे थे। और जो टेक्सटाइल वीविंग की ग्रोथ है, मेटल वर्क, वेपन मेकिंग, ये सब भी था। तो अर्बन इकोनॉमी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड थी। रिलीजियस और कल्चरल अर्बनाइजेशन था, मतलब कि सूफी श्राइन्स, टेम्पल्स, एजुकेशनल सेंटर्स थे यहाँ पर। तो देखो क्या होता है कि ये जो आपके श्राइन्स होती हैं, टेम्पल्स होती हैं, ये एक मेजर पार्ट बन जाते हैं अर्बनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका हिंदू है ना, पर्शियन, इस्लामिक, ये सारे जो ट्रेडिशंस हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब क्या होता है दोस्तों, फ्लरिश होता है इनकी वजह से। तो हर एक चीज जो एक अर्बन सेंटर में आपको देखने के लिए मिलती है उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दोगे। और कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर्स था बिकॉज व्यापारी आते थे,
है ना। तो जो मर्चेंट्स आते थे पर्शिया से, अरेबिया से, सेंट्रल एशिया से, वो सब दक्कन में आकर सेटल हो जाते हैं। अर्बन सोसाइटीज में हमें नोबल, सोल्जर, ट्रेडर, आर्टिसन ये सब देखने के लिए मिलते हैं। तो व्यापारी आए, शहरी समाज में अमीर, सैनिक, व्यापारी, कारीगर, धार्मिक समूह ये सब थे। तो जो नगर हैं वो एक बहुसांस्कृतिक और गतिशील समाज के रूप में विकसित हो जाती हैं। सो द अर्बनाइजेशन ऑफ द मिडाइवल दक्कन वॉज मल्टी डायमेंशनल। हमें यहाँ पे सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो आपकी राजनीतिक सत्ता हो, सैन्य संगठन हो, हर एक कल्चरल इंटरेक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, हम सब देखते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो दक्कन है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट रीजन बन जाता है मेडाइवल इंडिया का। फिर अगले क्वेश्चन में आपको 16th सेंचुरी के विजयनगर के बारे में बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये आपका विजयनगर है वो एक वाइब्रेंट सिटी था, कैसे इसे आप डिस्क्राइब करोगे। तो विजयनगर, जो कि विजयनगर पूरे एम्पायर का कैपिटल था, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ द 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो फॉरेन के जो ट्रैवलर्स आए थे, फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने इस सिटी को काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट और बसलिंग डिस्क्राइब किया था। इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बेस थी यहाँ के स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। यहाँ पे ट्रेड था, एग्रीकल्चर था, और यहाँ के लोगों की जो लाइफ थी समृद्ध थी, ठीक है, सांस्कृतिक वैभव था। तो यहाँ पे दो ट्रैवलर्स की बात हो रही है, डोमिंगो पीज और फेरनाउ न्यूनेस, ये दो आपके ट्रैवलर्स आए थे। तो क्यों थी ये एक वाइब्रेंट सिटी? क्योंकि ये कैपिटल था साउथ इंडियन एम्पायर का, ठीक है। सो पहली चीज आप क्या देखते हो, ये कैपिटल था। कैपिटल की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े राजा रहा करते थे, फिर नोबल्स रहा करते थे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहा करते थे। और कैपिटल जो होता है वहां पे चीजें गाइस वेल प्लान्ड होती हैं, यानी कि सुव्यवस्थित प्रशासन होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी लोकेशन भी ऐसी थी कि इंडियन ओशन के जो ट्रेड नेटवर्क हैं, तो इंडियन ओशन ने इसकी मेजर हेल्प किया। इंडियन ओशन की वजह से बड़े बड़े ट्रेड नेटवर्क्स बने, ट्रेड होता था। किन किन चीजों का दोस्तों? हॉर्सेस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, इन सब का ट्रेड होता था। सुव्यवस्थित बाजार थे जो दूर दूर के व्यापारियों को क्या करते थे, बड़े बड़े जो मार्केट थे दोस्तों, वो दूर दूर के व्यापारियों को आकर्षित किया करते थे। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी, तो क्योंकि भाई यहाँ पे जो राजा थे ना, उन्होंने टैंक्स, कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स का निर्माण करवाया था। तो तालाबों, नहरों और जलाशयों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था थी। उपजाऊ भूमि ने कृषि अधिशेष उत्पन्न किया। इसी अधिशेष से बड़ी शहरी आबादी को सहारा मिला था। तो जो भी कृषि में जो सरप्लस बचता है वो क्या करता है, अर्बन में जो सिटीज होती हैं जहाँ पे लोग कृषि नहीं करते हैं उसे सपोर्ट करता है, वहां पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाता है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं, विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, लोटस महल, बड़े बड़े एक्सेलेंस हम यहाँ पर देखते हैं। मतलब कि जो टेम्पल्स थे, यहाँ पे मंदिर, महलों, बाजारों का सार्वजनिक भवनों के लिए प्रसिद्ध था। बड़े बड़े स्मारक थे जो अपनी उत्कृष्टता को दर्शाते थे। और जो राजा थे वो क्या करते थे दोस्तों, संरक्षण दिया करते थे। संरक्षण का मतलब होता है पैटर्नेज देना। जो राजा हैं अगर वो किसी को पैटर्नेज देंगे किसी चीज को, तो उस चीज को बढ़ावा मिलेगा। तो राजा ने यहाँ पर लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, इन सारी चीजों को क्या करा था, पैटर्नेज दिया हुआ था। तो काफी सारी जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो एक साथ यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। उत्सवों और मंदिर गतिविधियों ने नगर जीवन को काफी ज्यादा जीवंत बनाया हुआ था। कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर था। फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे वो पर्शिया, अरेबिया, पोर्टुगल से यहाँ आते थे। डाइवर्स पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के मीटिंग पॉइंट के रूप में ये बदल चुका था। तो ओवरऑल इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, इसकी समृद्धि राज्य की शक्ति पर निर्भर थी। टालीकोटा के जो बैटल होता है उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन और डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल इट वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल कैपिटल बल्कि एक थ्राइविंग सेंटर था, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी का विजयनगर केवल एक राजनीतिक राजधानी नहीं था बल्कि व्यापार, संस्कृति, स्थापत्य और शहरी जीवन का समृद्ध केंद्र था। समकालीन यात्रियों के विवरण तथा हम्पी के पुरातात्विक अवशेष इसे मध्यकालीन भारत के सबसे जीवंत नगरों में से एक बनाते हैं, ठीक है। हम्पी वगैरह जो है एक वाइब्रेंट सिटी के रूप में है। फिर आपको कोचीन के बारे में बताना है।
बंदरगाह तथा राजनीतिक राजधानी के रूप में कोचीन के उदय का आप वर्णन करेंगे। तो कोची जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है और पॉलिटिकल सेंटर है मालाबार कोस्ट का ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड, इसका जो लोकेशन है अरेबियन सी पे काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड एंड सपोर्ट की ग्रोथ होती है। जो लोकल रूलर्स होते हैं उसने इसको एक मेजर कमर्शियल और पॉलिटिकल हब में स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो अरब सागर के किनारे होने के वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे व्यापार में वृद्धि हुई। स्थानीय शासकों के संरक्षण ने इसे एक वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र बना दिया था। तो कोचीन एक पोर्ट की तरह निकलता है क्योंकि ये मालाबार कोस्ट पर था, अरेबियन सी के पास। यहाँ पे नेचुरली ही मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था। केरला को ये कनेक्ट करता था वेस्ट एशियन और इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क के साथ। जो पुराने पोर्ट थे जैसे कि म्यूजिरस वगैरह जो फ्लड की वजह से खत्म हो चुके थे, तो यहाँ पे कोचीन का राइज हो जाता है पुराने बंदरगाहों के पतन के वजह से। जो व्यापारी हैं वो धीरे धीरे अपनी जो गतिविधियां हैं वो कोचीन की ओर स्थानांतरित कर देंगे। स्पाइस के ट्रेड का सेंटर बनेगा यहाँ पे। पेपर, कार्डामोम, जिंजर, ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। अरब, चाइनीज और लेटर जो यूरोपियन मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पे आते थे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइस एक्सपोर्टिंग सेंटर के रूप में निकलकर सामने आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे वास्को डी गामा एंड सब्सिक्वेंट पोर्टुगीज जो एक्सपेंशन है वो कोचीन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। वास्को डी गामा के आगमन तथा पुर्तगालियों के विस्तार से कोचीन का महत्व बढ़ा। पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र और किलेबंदी बस्तियां स्थापित की। कोचीन भारत में यूरोपीय समृद्धि व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, फिर कोचीन का एज अ पॉलिटिकल कैपिटल आप इमरजेंस देखते हो, तो जो कोचीन राज्य का उदय होता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, किंगडम ऑफ कोचीन। किंगडम ऑफ कोचीन में आप क्या देखते हो कि जो लोकल रूलर्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे पावर को कंसोलिडेट कर लेते हैं। कोचीन एक कैपिटल के रूप में इमर्ज होता है ऑफ एन इंडिपेंडेंट किंगडम। तो किंगडम ऑफ कोचीन का राइज आप देखते हो कि वो धीरे धीरे एक मतलब जो व्यापारिक केंद्र था ना, उससे क्या बन गया है, यहाँ पर अब एक पॉलिटिकल कैपिटल बन गया है। उसकी राइवलरी चलने लगी कालीकट के साथ, तो कंपटीशन था दूसरे रूलर्स के साथ। तो पोर्टुगीज ने यहाँ पे सपोर्ट जो है कोचीन रूलर्स को दिया अगेंस्ट देयर राइवल्स। प्रेजेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट्स, ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पे हुए, यानी कि प्रशासनिक जो इसका महत्व है वो बढ़ गया था, क्योंकि ट्रेड से आने वाला जो रिवेन्यू था वो काफी बढ़ गया, जिससे कि इस स्टेट की पॉलिटिकल जो पावर है ना वो भी इंक्रीज होती है। लोकल रूलर्स के साथ इंटरेक्शन, फॉरेन ट्रेडर्स, डिप्लोमेट्स, इन सारी चीजों ने इसके कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को डेवलप करने में, यहाँ पे एक अर्बन सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प की थी। सो ओवरऑल देखो, सबसे पहले आपको कोचीन को आपको डिस्क्राइब करना है एज अ पोर्ट, कि एज अ पोर्ट वो क्या था। ठीक है, कैसे वो पोर्ट बना, वहां पे किन चीजों का ट्रेड हुआ, फिर पोर्टुगीज जब वहां पे आ जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे क्या करते हैं, देन फिर ये पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड फाइनली फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन आ जाएगा कि जो कोचीन का राइज है गाइज वो लिंक्ड है इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ, और बिकॉज ये मालाबार कोस्ट पे है तो इसका स्पाइस ट्रेड और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में काफी बड़ा योगदान रहा। 16th सेंचुरी में एक मेजर इंटरनेशनल पोर्ट था और एक पॉलिटिकल कैपिटल भी था, और इसका जो रोल है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर। सो यहाँ पे ये हमारा जो पार्ट 1 है इसका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी, साथ ही साथ मैं लेकर आऊंगी एक मैराथन क्लास जो कि आपको मिलेगी हमारे लाइव चैनल पे। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे ही न्यू वीडियोस आएंगी उनके बारे में अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हमारे व्हाट्सएप वाले चैनल पे। ठीक है, तो जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं एटलीस्ट आप जब तक के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर एग्जामिनेशन आप उसे अनफॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी।